Kapadia, and in this particular video we are going to learn about the restricted earth fault protection of transformer. See हमें पता है कि earth fault is the unintended fault, fine, between the live conductor and the earth. So it also occurs because of the insulation breakdown. इंसुलेशन ब्रेकडाउन मीन्स अगर आपके ट्रांसफार्मर के अंदर जो है इंसुलेशन कोई वाइंडिंग का जो है वो फेल हो चुका है, तो वो वाइंडिंग की वजह से वहाँ पे जो भी आपका वायर होगा, ठीक है, जो भी आपकी वाइंडिंग जो है उसका जो भी वायर होगा वो आपकी कोर को भी लग सकता है, मतलब ट्रांसफार्मर की कोर को भी लग सकता है। तो वो इंसुलेशन फेलियर की वजह से वो इस तरह से ग्राउंड भी हो सकता है। सो इंसुलेशन फेलियर, हालांकि इंसुलेशन फेलियर जो है वो इतना मेजर जो है वो स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन में जो है वो इतना मेजर कंसर्न नहीं रखता है, लेकिन हाँ अगर उसे क्लियर नहीं किया गया तो वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर इफेक्ट जो है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर देता है और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो है वो बर्न भी हो सकती है। ठीक है, सो इट ऑल्सो अकर्स बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन ब्रेकडाउन, एंड व्हेन द फॉल्ट अकर्स द शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोज थ्रू द सिस्टम एंड दिस करंट इज रिटर्न टू द So when the fault occurs, the short circuit current flows through the system and this current is returned through the earth or any electrical equipment. So this fault current is damaged the equipment to the power system and also interrupted the continuity of the supply. So the earth fault can be dispersed by using the restricted earth fault protection scheme, and the earth fault protection scheme consists the earth fault relay which gives the tripping command to the circuit breaker and hence restricted the fault current. Fine. So basically देखिए यहाँ पे मैंने एक जो है वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो है वो मैंने ली है। ये जो हिस्सा है, ये जो इतना हिस्सा है वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, मतलब किसी भी जोन में आ चुका है, जो प्रोटेक्शन जोन है उसमें आ चुका है। लेकिन ये जो कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर की ये जो वाइंडिंग है, इतनी थोड़ी सी वाइंडिंग, थोड़ा सा प्रतिशत हिस्सा, और ये न्यूट्रल कनेक्टेड ये जो हिस्सा है, देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज्यादा दिखाया लेकिन इतना होता नहीं है। ठीक है, ये जो इतना हिस्सा है, मान लीजिए ये जो है वो 95% प्रोटेक्टेड है और ये 5% जो है वो अनप्रोटेक्टेड है। तो ये अगर इसमें कोई फॉल्ट हुआ तो रिले आपकी ऑपरेट कर जाएगी क्योंकि ये जोन में आता है। तो विद इन दैट पर्टिकुलर जोन रिले जो आपकी लगी होगी वो ऑपरेट हो जाएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर ये 5% अगर बाकी रह गया है तो इसमें कोई फॉल्ट हुआ तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो कौन सी रिले ऑपरेट होगी या फिर कौन सा प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे? तो इस पर्टिकुलर फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। कैसे, वो मैं आगे आपको दिखाता हूं कैसे। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाता हूं, उसके बाद जो है मैं आपको बहुत ही डीप में इसका मीनिंग जो है वो समझाऊंगा। ठीक है, तो पूरा लेक्चर जो आप देख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। देखिए ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये है रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसफार्मर एंड विच इज डेल्टा साइड ऑन ट्रांसफार्मर। देखिए रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का यही मतलब होता है कि अगर, देखिए ये मैंने डेल्टा कनेक्टेड साइड है, ये देखिए ये डेल्टा और स्टार, ये वाइंडिंग, ये मतलब ट्रांसफार्मर ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे तो ये डेल्टा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है। तो ये देखिए मैंने जो ये येलो लाइन, ये डॉटेड लाइन यहाँ पे मैंने दिखाई है, ये क्या है? ये पर्टिकुलर उसका जोन है। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट हुआ है तो ये रिले आपकी ऑपरेट करेगी, ये जो सिटीज है वो आपके ऑपरेट करेंगे और ये ओवर करंट रिले यहाँ पे ऑपरेट करेगी। इज इट राइट? ठीक है, तो मान लीजिए ये स्टार कनेक्टेड है और ये डेल्टा कनेक्टेड, और ये यहाँ पे डेल्टा कनेक्टेड, यहाँ पे जो है वो मैंने ये देखिए यहाँ पे मैंने सिटीज जो है वो मैंने डेल्टा कनेक्टेड से लगे। सो इफ फॉल्ट हैपेंस, लेट्स से इफ फॉल्ट हैपन ऑन स्टार साइड, देखिए यहाँ पे अगर स्टार साइड में फॉल्ट होता है तो क्या होगा? अगर स्टार साइड में फॉल्ट होता है, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई भी फॉल्ट है, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई फॉल्ट जो है वो इस पर्टिकुलर फेज में हो, मान लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे जो ये ग्राउंड होगा वो ग्राउंड फॉल्ट है, तो ग्राउंड फॉल्ट जो है वो इस तरह से यहाँ पे ऐसा फ्लो होगा, आप देख सकते हैं। वो रिटर्न पाथ जो है बनाने की ट्राई करेगी। ऑब्वियसली ये अगर स्टार है तो ये इसका न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, अर्थ थ्रू ही कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे भी अर्थ फॉल्ट हुआ है तो ये देखिए फेस टू ग्राउंड फॉल्ट अगर हुआ है तो ये फॉल्ट अगर इसमें यहाँ पे हुआ है तो ये क्लोज पाथ बनाने की ट्राई करेगा। सो करंट इज पासिंग थ्रू
see whatever the current is passing through, that will be passed through this ground, and it will make a close contact or close path. That means whatever the current is passing, that is coming back, okay. So that will only circulate on the star side, that will not going to reflect on the delta side, okay. Even though देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो करंट है, ये यहाँ पे अगर ये फॉल्ट ग्राउंड फॉल्ट यहाँ पे हुआ है, तो ये जो करंट इसका जो भी क्लोज पाथ होगा, ये न्यूट्रल के थ्रू वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी कोई इफेक्ट जो है डेल्टा साइड में नहीं आएगी, इसकी इफेक्ट जो है वो डेल्टा साइड में नहीं आएगी। दिस विल नॉट गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द डेल्टा साइड। हमें पता है कि कंपोनेंट जो है वो तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट के साथ साथ जीरो कंपोनेंट भी आएगा, ठीक है। सो इफ द फॉल्ट इज एक्सटर्नल, सो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट डज नॉट पास थ्रू इट एंड करंट थ्रू रिले इज जीरो, okay. So in this particular case your relay will not going to operate, fine. So I repeat, the fault has happened somewhere in the star side, fine. So what is going to happen if the fault happens somewhere in the star side? Let's assume that fault occurs, ground fault has happened here, so the current passing through this particular, that will return back to this particular point and the closed path will be there. So whatever the current is passing, this will coming back, okay. So the net sum, because of this power is supplied from the delta side, so if there is a small ground fault on this particular, that's going to affect equally on the delta side also, fine. So that ground fault is not going to disturb this particular zone and this particular delta side, fine. So because of this ground fault, zero sequence component will be there, and zero sequence component circulate only on the star side, and zero sequence component is not going to reflect on the delta side, fine. So the zero sequence component is not going to reflect on this particular delta side, so this primary of the delta side, so because of that, this three series that is connected in parallel, that will not going to affect, or that will not getting any faulty current through it, fine. So it will circulate only within this particular delta, okay. That is not going to reflect on this particular area. That means this relay, this particular overcurrent relay which is connected to this particular series, that are not going to operate, okay. See this is the R phase, so this is IR current, which is current IY and IB, fine. So this for B phase, Y, and so we know that the any fault, so positive sequence, negative sequence and the zero sequence component, these all are the component of the fault. So positive sequence component is 120 degree displaced by each other, okay. So net sum will be zero. So if any this kind, the sum of the all three currents will be zero. See, तीनों के तीनों करंट के जो भी सम है वो यहाँ से पास हो गए। देखिए यहाँ पे मैंने रिजल्टेंट करंट को यार यहाँ पे दिखा दिया। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई फॉल्टी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे बहने वाला करंट, देखिए यहाँ पे अगर कोई आई आर करंट है, यहाँ पे कोई अगर आई वाई स्मॉल करंट है, ये आई बी स्मॉल करंट है, तीनों के तीनों का सम आई आर, आई वाई और आई बी, तीनों के तीनों का सम जो होगा, वेक्टर सम होगा, वो जीरो होगा। सो ये रिले जो है आपका ऑपरेट नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, उस केस में भी ठीक है। नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जो बैलेंस कंडीशन में है, तो वो भी 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस्ड होगा, ओके। सो दे विल बी इक्वल टू जीरो। Whereas if the fault involving the ground, let's say ये देखिए यहाँ पे स्टार में अगर कोई फॉल्ट हुआ है तो उसकी जो भी इफेक्ट होगी, ठीक है, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में। लेकिन अगर कोई फॉल्ट यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन में, लेट्स से यहाँ पे जो है वो फॉल्ट हुआ है, तो अब क्या होगा? Let's say fault. When this fault happens here, because of the fault that is happening here, so this involves the zero sequence component. Because the fault is associated with this one, so it will have a zero sequence component, and it should return back to this like this, like this.
सो इट विल फॉलो दिस पाथ। अगर फॉल्ट यहां पे हुआ है तो ये जो है इसको क्या करेगा, ये ग्राउंड फॉल्ट है ना, सो ग्राउंड फॉल्ट के अंदर क्या होगा, दूसरा कहां पे पॉइंट, इट विल ट्राई टू फाइंड अ न्यू पाथ टू कंप्लीट इट्स पाथ। ठीक है, तो यहां पे ये जो है वो ग्राउंडेड ही है, तो ये जो है करंट सर्कुलेट यहां पे होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, so this will return back to the return back this like this. So zero sequence component is passing through this, so that zero sequence component that will be detected by these CTs. So some of the positive sequence component will be 0, negative sequence component will be 0, but zero sequence component is that is not equal to 0. So that current, that zero sequence component will be sensed by this particular relay, and that resultant that will be considered as resultant current. Okay, zero sequence current जो भी होगा, zero sequence component जो भी होगा वो resultant current कहलाएगा, और वो resultant current ये रिले में से पास होगा और रिले आपकी ऑपरेट कर जाएगी। फाइन, सो दी ओवर करंट रिले विल डिटेक्ट दी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ओके, so if the fault is external, I repeat, if the fault is external, zero sequence component does not pass through CT and the current through relay is 0 obviously. But if some fault is in the delta side winding, so zero sequence component passes through the CT and hence your it will pass through your relay and relay will operate, and it will send the tripping signal to the circuit breaker and it will break down the contact. देखिए ये यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि इस तरह से जो है वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले काम करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये डेल्टा साइड है, स्टार साइड भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बिफोर दैट कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो हम आगे कर लेते हैं। देखिए, जो भी आपकी रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले होगी वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए तो ये जो मैंने लिया है ये आप देख सकते हैं, ये आपकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। क्या है ये? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। देखिए, सो ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, ये तीनों फेज है R, Y एंड B। आप देख सकते हैं कि ये R फेज है, ये Y है और ये B फेज है। यहां पे जो मैंने CT लगाया है, किस तरह से लगाया है, देखिए ये जो CT मैंने लगाया है ये इस तरह से, ये देखिए इसकी जो भी सेकेंडरी है इस तरह से कनेक्टेड है, ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से कनेक्टेड है और ये इस तरह से कनेक्टेड है। इज दैट राइट? और एक और CT होगी, वो CT यहां पे ये न्यूट्रल CT कहलाएगी। क्या होगी? ये न्यूट्रल CT। और उसके बीच में मैंने रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले जो है वो प्लेस की है। ठीक है, और ये कुछ इम्पिडेंस जो है या फिर लॉसेस जो है वो मैंने यहां पे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो CTs है वो इसकी सेकेंडरी जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। देखिए अगर मैं आगे जाऊं तो ये जो है आपको देख सकते हैं, ये देखिए ये जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। यहाँ पे देखिए कि इस तरह से ये रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो है उसका ये डायग्राम है। यहाँ पे 3 CTs जो है वो मैंने ली है, यहाँ पे एक न्यूट्रल CT जो है वो मैंने ली है। ठीक है, ये न्यूट्रल CT इस तरह से कनेक्टेड है, यहाँ पे बीच में मैंने स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर दिया है, अर्थ फॉल्ट रिले भी दिया है और यहाँ पे ग्राउंड भी दिया है। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। ये देखिए रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट में 4 CTs का यूज होता है। कितनी? 4 CTs। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और ये चौथी यानी कि न्यूट्रल CTs। ये किस लिए यहाँ पे लगाना पड़ता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप याद रखिए यहाँ पे न्यूट्रल CTs जो है वो कनेक्टेड है। देखिए अब हम वर्किंग समझेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये है रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन कनेक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले। सो यहाँ पे सेकेंडरी जो एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है। सो यहाँ पे अगर देख सकते हैं, ये अगर मैं देखूँ कि ये जो है ये साइड सेकेंडरी ऑफ 1, सेकेंडरी 2, यहाँ पे सेकेंडरी 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये सभी पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन जो है वो मौजूद रहती है। कौन कौन सी? कि फॉल्ट जो है वो एक तो इंटरनल फॉल्ट है या फिर एक्सटर्नल हो। ओके, ये है आउटसाइड
और ये है इनसाइड। मतलब जो भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर जो भी फॉल्ट होगा वो इंटरनल फॉल्ट कहलाएगा, और उसके बाद मतलब उसके पर्टिकुलर वो जोन से बाहर होगा तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल फॉल्ट होगा। ठीक है, सो यहां पे अगर क्या हुआ, ये पूरा हमने जो है वो डिजाइन तो पूरा कर ही लिया है, लेकिन हम ये रिले को ऑपरेट कैसे करवाएंगे। ठीक है, बाहर का जो भी फॉल्ट होगा तो ये अर्थ फॉल्ट रिले ऑपरेट होगा, नहीं होगा। कैसा नहीं होगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम देखते हैं कि ये इंटरनल फॉल्ट इनसाइड जोन के अंदर, रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर या फिर वाइंडिंग के अंदर कोई फॉल्ट अगर होता है तो कैसे जो है वो ये रिले वर्क करेगा। देखिए यहां पे अगर मैंने फॉल्ट जो है वो दर्शाया, ये देखिए यहाँ पे अगर फॉल्ट, ये अभी भूल जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये अगर फॉल्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, देखिए यहाँ पे ये बी फेस के अंदर फॉल्ट हुआ है, तो ये बी फेस के अंदर जो भी फॉल्ट हुआ है तो ये ग्राउंड फॉल्ट है। देखिए ये ग्राउंड फॉल्ट है, यहाँ पे मैंने ये न्यूट्रल लगाया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो पाथ बनेगा वो ऐसे बनेगा, क्योंकि वॉट एवर द करंट इज पासिंग दैट विल रिटर्न टू इट्स, इट विल ट्राई टू फाइंड द क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ तो इसको यहीं से मिलेगा, तो ये जो है, ठीक है, यहां पे अगर कोई फॉल्ट हुआ है तो इस तरह से वो वापस चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि यहां पे अगर अर्थ फॉल्ट हुआ है तो इस पर्टिकुलर फॉल्ट पे हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। लेट्स से I1 करंट की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है। अभी देखिए अभी क्या होगा कि ये जो करंट की डायरेक्शन है वो I1 कुछ इस तरह से होगी, और ये जो है I1 की डायरेक्शन इस तरह से, और ये सीधा फॉल्ट के अंदर जाके इस तरह से फ्लो होके इट विल रिटर्न बैक इसे। तो I1 करंट जो है वो इस तरह से कुछ फ्लो हो रहा होगा ऑब्वियसली, और उसके सामने जो भी सिटी में करंट होगा तो वो सिटी का करंट क्या होगा, यहां पे ये फॉल्टी करंट है तो सिटी के अंदर जो फॉल्टी करंट होगा वो कुछ इस तरह से पास होगा। तो ये जो I2 की डायरेक्शन है वो इस तरह से, तो लेट्स से कि I2 की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है। यहां पे ये I2 की डायरेक्शन और यहां पे I2 की डायरेक्शन में यहां पे दिखा सकता हूं इस तरह से। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। एक और करंट है, देखिए यहां पे अगर हम देखें तो ये जो I1 की डायरेक्शन है वह कुछ इस तरह से होगी, लेकिन ये जो सिटी के अंदर, ये जो सिटी यहाँ पे ये रिस्पेक्टिव बी फेज के अंदर ही फॉल्ट हो, ये फॉल्ट नहीं है अभी, ये नहीं है। ठीक है, ये है, ये फॉल्ट है। तो अगर ये I1 करंट इस तरह से फ्लो रहा है तो I2 करंट मतलब जो भी ये सिटी का करंट होगा कुछ इस तरह से होगा। तो ये देखिए एक करंट तो यहाँ पे आ रहा है, ये एक करंट मान लीजिए यहाँ पे कोई I2 और करंट है, मान लीजिए I3 है, तो ये करंट यहाँ पे आ रहा है और ये करंट यहाँ पे आ रहा है। तो दोनों का जो सम है, दोनों का सम है वो इस पर्टिकुलर अर्थ फॉल्ट में जाएगा। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो मैंने 3 वाइंडिंग ली है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। यहाँ पे मैंने जो प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनल फॉल्ट से बचाने के लिए 3 सीरीज मैंने यहाँ पे लगा दी है। 3 सीरीज है, न्यूट्रल सिटी भी यहाँ पे मैंने लगा दी है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर दिखाया है और ये अर्थ फॉल्ट रिले यहाँ पे है। देखिए ये अब अगर इंटरनल कोई फॉल्ट होता है, ये यहाँ पे कोई मान लीजिए कि कोई इंसुलेशन फेलियर हुआ है या फिर ये ग्राउंड फॉल्ट हुआ है, तो ये ग्राउंड फॉल्ट की वजह से ऑब्वियसली हमें पता है कि जहां पे फॉल्ट होगा करंट की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जाने की ट्राई करेगी, करंट जो वहां पे जाने की ट्राई करेगा। तो करंट इट विल फॉलो दिस पर्टिकुलर पाथ। तो करंट जो है वो आपका ये पाथ फॉलो करेगा। ये देखिए ये इस तरह से पाथ फॉलो करेगा। इज दैट राइट? ओके, तो यहां पे अगर इस तरह से पाथ फॉलो करता है तो यहां पे देखिए, यहां पे नॉर्मल कंडीशन में ये जो सिटी की सेकेंडरी है वो अनएक्साइटेड रहेगी, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे कोई फॉल्टी करंट आ रहा है तो यहां से इस पर्टिकुलर सिटी के अंदर भी कोई करंट होगा, वो I2 है, तो वो I2 करंट इस तरह से पास होगा। तो यहां पे I2 करंट इस तरह से आया और ये सिटी का करंट है, देखिए यहां पे I1 जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन उसके ऑपोजिट जाएगा, वो जाएगा सिटी की सेकेंडरी में से करंट, तो वो सिटी की सेकेंडरी में से ये करंट जा रहा है, तो यहां पे I3 वो करंट आ रहा है और ये I2 करंट इस सिटी में से आ रहा है, I3 करंट ये सिटी में से आ रहा है। दोनों का समेशन इस पर्टिकुलर अर्थ फॉल्ट रिले में जाएगा और ये अर्थ फॉल्ट रिले को ऑपरेट कर देगा। ठीक है, ये अर्थ फॉल्ट रिले को ऑपरेट करे, ये नहीं है अभी, ये नहीं है। ठीक है, सो अर्थ फॉल्ट रिले मतलब जो भी इंटरनल फॉल्ट है तो इस तरह से काम करता है। लेकिन अगर देखिए इसको मैं और अच्छी तरीके से समझाऊं तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है वो इसी तरह से है। ये देखिए आप ये एरो की डायरेक्शन देख सकते हैं कि इंटरनल फॉल्ट में ये करंट जो है उसकी डायरेक्शन ये है I2
I2 और ये जो करंट आ रहा है वो है I3, ये I3 करंट है। तो I2 प्लस I3 ये दोनों का समेशन जो है वो इस तरह से अर्थ फोल्ड रिले में जाएगा और अर्थ फोल्ड रिले को ऑपरेट कर देगा। ठीक है, और एक केस हम लेते हैं। देखिए, अगर ये फॉल्ट यहां पे नहीं है, ये फॉल्ट देखिए, ये फॉल्ट यहां पे अगर नहीं है, फॉल्ट अगर आउटसाइड दिस जोन होता है, ये देखिए ये फॉल्ट यहां पे कुछ हुआ है, देखिए ये प्रोटेक्टेड जोन के बाहर हुआ है, तो क्या आपकी रिले ऑपरेट करेगी, देखना है हम चाहेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम देखें कि अगर ये फॉल्ट यहां पे हुआ है तो आपका डायरेक्शन, जो भी करंट का डायरेक्शन है वो इस तरह से होगा। ऑब्वियसली देखिए यहां पे होगा इस तरह से, ये डायरेक्शन I1 का, और इस तरह से यहां पे पास होगा। तो वो पाथ जो कंप्लीट है, ये पाथ अभी नहीं होगा, पाथ अभी कौन सा होगा, ये पाथ होगा। देखिए यहां पे मैंने जो नया ड्रॉ किया है वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर पाथ जो है वो कंप्लीट हो रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो न्यूट्रल सिटी जो है वहां पे जो भी करंट जाएगा वो इस तरह से जाएगा। तो यहां पे इस तरह से करंट फ्लो होगा, तो वो करंट होगा आपका, मान लीजिए ये जो भी करंट है वो I2 करंट है, ये I2 करंट है, ये जो जा रहा है वो I2 करंट है। इज दैट राइट? और ऑब्वियसली अगर करंट यहाँ पे I1 यहाँ पे जा रहा है तो ये CT की सेकेंडरी में जो I1 करंट है, मतलब इसके ये I1 करंट है, उसकी वजह से जो भी करंट यहाँ पे होगा, ये I1 करंट मतलब फॉल्टी करंट है, तो इसकी वजह से ये दूसरा करंट इस तरह से फ्लो होगा, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी और ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। तो दोनों जो करंट है वो इस तरह से कुछ आमने सामने आएंगे, तो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल होने की वजह से देखिए मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, तो दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और हाँ, हालांकि थोड़ा थोड़ा करंट जो है वो यहाँ पे बह रहा होगा, लेकिन अर्थ फॉल्ट रिले उतने करंट में ऑपरेट नहीं होगी। ठीक है, तो आउटसाइड द जोन जो होगा उस फॉल्ट पे तो हमें वैसे भी इस अर्थ फॉल्ट रिले को हमें ऑपरेट नहीं करना है, तो इसी वजह से ये अर्थ फॉल्ट रिले जो है वो ऑपरेट नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अगर थ्रू फॉल्ट होता है या फिर कोई कुछ ऐसी कंडीशन में सीटी आपका सैचुरेट हो गया, लेट्स से कि ये सीटी जो आपका है वो सैचुरेट कर गया एक्सटर्नल फॉल्ट की वजह से, ये नहीं है अभी। ठीक है, सो ये एक्सटर्नल फॉल्ट की वजह से यहां पे जो है वो सीटी आपकी सैचुरेट कर गई। अगर सैचुरेट कर गई आपकी सीटी तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए सो सीटी के सैचुरेट होने के बाद जो भी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसके अंदर जो करंट है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। करंट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, और ये जीरो होने की वजह से देखिए यहां पे अगर ये एक्सटर्नल फॉल्ट है, एक्सटर्नल फॉल्ट की वजह से मान लीजिए कि एक कंडीशन हम क्रिएट करते हैं कि ये जो सिटी है वो सिटी आपका सैचुरेट कर गया। अगर सैचुरेट कर गया तो उसके अंदर का करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली वहां पे कुछ ना कुछ करंट, मतलब बहुत ही लेस अमाउंट का करंट जो है वो उसमें से ये पास हो ही रहा होगा। तो ये जो I1 करंट है ये वही है। सो ये I1 करंट इस तरह से कुछ जाएगा, ये इट विल फॉलो दिस पाथ, तो ये जो I1 करंट है वो कुछ इस तरह से आएगा। आप समझ रहे हैं? देखिए ये नहीं है यहाँ पे, ये फॉल्ट करंट यहाँ पे। ठीक है, सो और जो I1 करंट है, लेट्स से ये जो पाथ कंप्लीट करेगा वो कुछ इस तरह से करेगा, इस तरह से। सो I1 करंट ऑब्वियसली इस तरह से ही पास होगा। ठीक है, तो ये जो I1 करंट इस तरह से आएगा, ये I1 करंट इस तरह से आएगा, और ये जो जा रहा है ये देखिए यहाँ पे ये I1 करंट है, और ये I1 करंट इस तरह से जा रहा है। सो I1 करंट जो है वो यहाँ पे इस तरह से जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें ये I1 करंट यहाँ भी पास हो रहा है, देखिए, तो वो I1 करंट जो है वो फॉल्टी करंट ही है, तो ये अर्थ फॉल्ट को वो क्या कर देगा, अर्थ फॉल्ट रिले को ऑपरेट कर देगा। तो हमें क्या करना है उस कंडीशन में कि ये तो आउटसाइड फॉल्ट है, या फिर सिटी जो है वो सैचुरेट हो चुकी है इस फॉल्ट की वजह से। ठीक है, सो सिटी सैचुरेट हो चुकी है, ये फॉल्ट यहां पे जो है वो अर्थ फॉल्ट रिले को ऑपरेट कर देगा। ठीक है, तो हमें तो देखिए हम तो ये चाहते ही नहीं कि ये अर्थ फॉल्ट रिले ऑपरेट हो। क्यों? क्योंकि सिटी सैचुरेट, यहाँ पे कोई फॉल्ट जो है वो आउटसाइड दी जोन है, तो इस फॉल्ट की वजह से अगर ये जो है ये अर्थ फॉल्ट रिले अगर आपके ऑपरेट कर जाएगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी आर कनेक्टिंग स्टेबलाइजर रजिस्टर। ये स्टेबलाइजिंग रजिस्टर है जो इस तरह, ये रिले जो है उसकी सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अनवांटेड ट्रिपिंग को रोकने के लिए हम अगर देखें तो
आगे के लेक्चर में मैंने आपको समझाया है डिफरेंशियल रिले, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। सो सिंपल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में इस तरह से कुछ होता था, अगर आपको याद है तो, ठीक है, कि आउटसाइड दी जोन अगर कोई फॉल्ट क्रिएट होता है तो उसकी वजह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि करंट की डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो आपकी डिफरेंशियल रिले ऑपरेट कर जाएगी, ठीक है, फॉल्ट आउटसाइड दी जोन है फिर भी, तो उसको रोकने के लिए हम रिस्ट्रेनिंग कॉइल हम यूज़ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर, ठीक है। तो अगर ये बाहर कोई फॉल्ट हो या यानी कि कोई थ्रू फॉल्ट हो, रिस्ट्रिक्टेड जोन से कोई बाहर फॉल्ट हो, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड फॉल्ट ऑपरेट नहीं होने चाहिए उस केस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो ये जो तीनों सीरीज जो है ये इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड है और ये जो है वो सीरीज में हमने ये स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर लगा दिया है, ठीक है। सो अब जो है देखिए, अगर फिर से एक केस को कंसिडर यहाँ पे हम करेंगे कि यहाँ पे I1 जो है वो 0 है, क्योंकि CT तो जो है वो सैचुरेट हो चुकी है, तो I1 जो है वो 0 है। तो ये जो करंट है वो इस तरह से कुछ फ्लो रहा है, ये I1, तो जो करंट यहाँ पे आ रहा है वो इसके पास, देखिए यहाँ पे ये I1 करंट आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे कुछ फॉलो कर रहा है। सो ये CT के अंदर जो भी करंट जाएगा वो इस तरह से कुछ जाएगा, तो ये I1 करंट इस तरह से कुछ फ्लो हो रहा है और यहाँ पे जाने की ट्राई करेगा। लेकिन यहाँ पे आपने स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर लगाया है, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब रेजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है, वो इट विल ट्राई टू अपोज दी करंट, ओके। तो वो करंट को अपोज करेगा, ठीक है। और ये तो मिनिमल करंट है, ठीक है, इतना ज़्यादा भी करंट नहीं है, तो वो मिनिमल करंट जो भी करंट होगा, लेकिन उतना हो सकता है वो काफ़ी इतना एम्पल अमाउंट में भी हो कि ये अर्थ फॉल्ट रिले को ऑपरेट कर दे। लेकिन स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर की वजह से ये पाथ, ये जो करंट है ये पाथ अपना फॉलो नहीं कर रहा। ये देखिए यहाँ पे दो पाथ है, ये एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है, इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से जा सकता है। तो वो फर्स्ट पाथ को फॉलो नहीं करेगा, वो दूसरे पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर लगाया है। तो रेजिस्टर जो लगाया है वो अपोज करेगा ये करंट का, ठीक है। तो करंट जो है इस तरह से आपका पास हो जाएगा, ठीक है। सो जनरली क्या होता है कि CT की सेकेंडरी जो है उसकी वाइंडिंग जो उसकी इंपेडेंस क्या होती है वो बहुत ही हाई होती है। सो हाई होने की वजह से क्या होगा, वो इंपेडेंस जो है वो हाई होने की वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो लो होता है। सो यहाँ पे जो इंपेडेंस है वो 0 हो चुका है, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है या फिर इंडक्टेंस है वो दोनों ना के बराबर है या फिर 0 हो चुका है। सो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 0 करंट या फिर ऑलमोस्ट 0 करंट यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है। सो इस तरह से अगर रेजिस्ट करेगा तो इस तरह से आपकी रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले जो है वो काम करती है। देखिए एक्सटर्नल फॉल्ट पे नहीं, इंटरनल फॉल्ट जो पहले हमने केस लिया था उसमें जो है वो इजीली जो है वो काम करती है। और यहाँ पे जो है वो क्या होगा कि स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर हमने लगाया है, तो वो जो ये देखिए यहाँ पे ये जो है वो सर्ज रेजिस्टर है, देखिए ये है सर्ज रेजिस्टर, ठीक है। ये हमको समझने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन ये स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर जो है हम सीरीज में लगाते हैं रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के अंदर, ठीक है। ये तो आपकी हो गई स्टार। देखिए ये डेल्टा कनेक्टेड है, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैंने डेल्टा कनेक्टेड जो है वो लगाया हुआ है। देखिए अगर ये डेल्टा कनेक्टेड है तो यहाँ पे हमें अर्थिंग ट्रांसफार्मर जो है वो लगाना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और केस जो है वो देखिए, यहाँ पे मैं फिर से आपको ओवरव्यू देने की ट्राई करूंगा, ठीक है। हियर लेट F1 be the external fault occurs in the network. ये external fault है. This fault induces the I1 current. This fault induces the I1 and I2 current which flows in the secondary of the CT. ये जो है I1, ये देखिए करंट, ये फॉल्ट यहाँ पे हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन जो है वो इसको भूल जाए, ये कुछ इस तरह से होगी, और जो इसकी डायरेक्शन है वो I1 की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी. इज दैट राइट? ओके. So the fault, this fault induces the I1 and I2 current which flows in the secondary of the series, and the resultant current of the I1 and I2 becomes 0. So ये जो I1 करंट है इस तरह से कुछ पास हो रहा है, देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ पास हो रहा है, तो ये यहाँ पे, और ये जो है एक करंट यहाँ पे, तो ये जो न्यूट्रल सिटी है उसकी वजह से देखिए, तो यहाँ पे I1 I2 becomes 0. So when the fault occurs inside the protected zone, say let's say this F2 inside the zone, then the only current I2 exists and I1 is neglected. So the current I2 passes through the earth fault relay, and the earth fault relay operates only for the internal fault of the protected zone. The earth fault relay must be very sensitive
for sensing the fault, and the relay is designed for sensing the fault current which is 15% more than that of the rated winding current, and such setting protect a restricted portion of the winding and hence the name restricted earth fault protection. Okay, so अगर हम देखें तो डेल्टा कनेक्टेड जो है वो इस तरह से कुछ प्रोटेक्ट हमें करना होता है. अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर है, इसकी जो भी न्यूट्रल होगी वो इस तरह से ग्राउंड में कनेक्टेड होगी और उसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी हम एनसीटी हमारी न्यूट्रल सिटी वो इस तरह से कनेक्ट करनी होगी. ठीक है, देखिए ये जो है मैंने एक कंडीशन ली है, ये है स्टार साइड. तो इस स्टार साइड में जो है वो क्या होगा, ये स्टार साइड में, सो फॉर इंटरनल फॉल्ट जीरो सीक्वेंस करंट passes through the city only and hence it passes through the relay and relay will operate. जीरो सीक्वेंस अगर फॉल्ट ग्राउंड फॉल्ट अगर हुआ है तो वहां पे जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो है वो रहेंगे ही. सो इन दिस पर्टिकुलर स्टार कनेक्टेड साइड दिस सिटी इज सेम, they are connected in parallel. This is city 1. So the problem is that when they are connected in parallel, so let us assume some fault has happened on the external side. Let us take for example that the fault has happened in this particular phase. So whenever the fault happens in this phase, what happens, this current will return back to this ground. As the current return back to this ground, so sum of the three currents will not equal to zero. Okay, so zero sequence current is passing. Okay, so automatically because of this the difference in current will be there and that current will be passed through this particular CDs and that will detect the fault and zero sequence current even external to the transformer. It will detect the zero sequence component that is externally protected zone. It will not detect the zero sequence current internally. Fine, but on the name itself it should be a restricted fault. So it should be the area should be protected. This is only this much. This small area should be protected. So the area of this particular the transformer, it should be protected like this. Okay, so this is the protected zone. So in order to avoid this, देखिए यहाँ पे अगर ये फॉल्ट हुआ तो ये सीटी जो है ऑपरेट कर जाएगी. ठीक है, रिले आपकी ऑपरेट हो जाएगी. ठीक है, इवन दो कि यहाँ पे एक्सटर्नल फॉल्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं है. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक और सीटी कनेक्ट करना होगा. और अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल सिटी, ये देखिए ये तीनों सिटीज अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये सिटी जो है वो अर्थ फॉल्ट, यहाँ पे आउटसाइड जो है वो फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेगी. लेकिन ये न्यूट्रल सिटी जो है हमें उसी वजह से उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये न्यूट्रल सिटी लगाना पड़ता है. तो ये न्यूट्रल सिटी जो है वो मैंने यहाँ में कर दिया. सो न्यूट्रल पॉइंट में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे मैंने दिस सिटी शुड बी कनेक्टेड लाइक दिस. सो व्हेन द सिटी इज कनेक्टेड लाइक दिस, so you can see whenever the fault happens, the fault is passing through these cities and this fault is returned back like this. So that is detected by this city also. So the net sum, यहाँ पे जो सेंस हो रहा है वो और यहाँ पे जो सेंस हो रहा है वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओपोज करेंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और जो फेजर सम होगा वो जीरो हो जाएगा. So whatever the current is passing through this and that is returning back to this particular city. So net sum होगा, वो net sum होगा आपका जीरो होगा. तो net sum अगर जीरो है तो आपका जो भी अर्थ फॉल्ट रिले है वो ऑपरेट नहीं करेगा. देखिए यहाँ पे ये रिले, यहाँ पे आपने अर्थ फॉल्ट रिले प्रोवाइड किया है और यू कैन से ओवर करंट रिले कोई भी. ठीक है, तो रिले इज नॉट गोइंग टू डिटेक्ट द फॉल्ट दैट इज इन द एक्सटर्नल साइड. ओके, सो दैट्स वाई वी आर कनेक्टिंग हियर दी न्यूट्रल सिटी. आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा. ठीक है, थैंक यू.